प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर गति के 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम वेग समय ग्राफ तथा दूरी समय ग्राफ पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो ग्राफ हम पढ़ चुके हैं उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि इन संख्यात्मक प्रश्नों को हल करना आसान हो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए ग्राफ। तो इसके लिए अगर हम वेग समय ग्राफ देखें तो क्योंकि हम कैसी गति ले रहे हैं, एक समान वेग वाली गति ले रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे गति के दौरान वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी जब समय 0 है तो मान लिया जो वेग है वह 1 सेकंड पे रहेगा, वह 2 सेकंड पे रहेगा। यानी वेग समय ग्राफ जो है एक समान वेग के लिए क्या आता है, एक सीधी रेखा आती है जो समय x के समांतर हो। इसी तरह से अगर हम एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ खींचे तो ये भी क्या आता है, एक सीधी रेखा आती है जो समय x पर झुकी हुई होती है। ठीक, अब देखिए कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ मूल बिंदु 0 से भी शुरू हो सकता है। ठीक, और ये ग्राफ जो है आपका यहाँ से भी शुरू हो सकता है कि जब वस्तु ने शुरू से ही कुछ दूरी तय कर रखी हो, जब समय 0 हो उस समय ऑलरेडी वस्तु कुछ दूरी तय कर रखी हो तो ये ग्राफ आएगा, अदरवाइज ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों ग्राफ का फायदा क्या है। वेग समय ग्राफ से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या फायदा है इसका, कि देखिए कि मान लेते हैं कि 0 से t समय तक वस्तु चली है तो इस दौरान वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, वो दूरी हम इस ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ग्राफ और समय x के बीच का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो ये क्षेत्रफल आपको क्या देगा, वस्तु द्वारा तय दूरी देगा। ठीक, अब यहाँ पर बीच में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हम ऐसी गति का अध्ययन कर रहे हैं जो जिसमें वस्तुएं जो है सीधी रेखा में चलती है और एक ही दिशा में चलती है। जब वस्तुएं सीधी रेखा में और एक ही दिशा में चलती हो तो दूरी और विस्थापन दोनों का मान समान होता है और इसी तरह से वेग और चाल दोनों का मान समान होता है। इसलिए हम वेग की जगह चाल और चाल की जगह वेग कई बार यूज कर देते हैं, बुक्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक, तो जब क्या बताया मैंने कि वस्तु एक ही दिशा में और सीधी रेखा में चलती हो तब ये दोनों चीजें हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगले लेक्चर में देखेंगे कि जब वस्तु इस तरह से वृत्तीय पथ में चलती है तब वेग अलग है, चाल इसकी अलग है। ठीक, या वस्तु इस तरह से किसी कर्व्ड पाथ में चलती है तब वेग और चाल अलग अलग चीज है, दूरी और विस्थापन का मान भी अलग अलग होगा। लेकिन अब तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस टाइप का मोशन यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसको वेग समय ग्राफ भी कह सकते हैं, चाल समय ग्राफ भी आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से ये दूरी समय ग्राफ या इसको विस्थापन समय ग्राफ भी कह सकते हो। ठीक, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब विस्थापन समय ग्राफ से आपको क्या मिलता है, इससे क्या जानकारी मिलती है कि विस्थापन समय ग्राफ का जो झुकाव है, ठीक, ग्राफ का झुकाव क्या देगा, वस्तु की चाल देगा। ठीक, झुकाव कैसे ज्ञात करते हैं, झुकाव के लिए जो है यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गई, समकोण त्रिभुज का लंब बटे आधार ये झुकाव का सूत्र होता है। तो जैसे ओ ए बी तो ए बी बाई ओ बी ये झुकाव है। तो जितना झुकाव अधिक होगा, जितना ढाल अधिक होगा उतना ही क्या होगा, उतनी चाल अधिक होगी। क्या बताया मैंने कि दूरी समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होगा उतना ही वस्तु की चाल अधिक होगी। तो ढाल का कैसे पता लगेगा,
उसका पता लगाने के लिए जैसे हमें ये कोण का पता होना चाहिए। अगर ये कोण बड़ा है तो वस्तु की चाल अधिक है। जैसे मैं मान लीजिए कि एक और ग्राफ इसी चित्र पे ड्रा कर देता हूँ कि जैसे मान लिया मैंने किसी दूसरी वस्तु के लिए ये वाला ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक। तो इस ग्राफ में देखिए कि ये कोण देखिए, इससे तो बड़ा हो गया ना, इसको थीटा डैश कह देता हूँ। तो ये वाला कोण क्योंकि बड़ा है तो इस स्थिति में वस्तु की चाल अधिक है, इसमें वस्तु की चाल कम है, ये आपने याद रखना है। अब अगला हम देखते हैं कि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए ग्राफ, कि यदि हमारे पास यहाँ पर त्वरण है यानी वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ रहा है, वस्तु का वेग अगर समान रूप से बढ़ रहा है तो इसका जो ग्राफ होगा वेग समय ग्राफ वो एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि वेग बढ़ रहा है। जो चीज समान रूप से बढ़ती है ना उसका ग्राफ सीधी रेखा ही होती है, और यहाँ पर इसका वेग समय ग्राफ जो सीधी रेखा होगी और समय एक्स पर झुका हुआ होगा। तो यहाँ से एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का जो वेग समय ग्राफ है वहां से आपको दो चीजें मिलती हैं, यहाँ से दो जानकारियां मिलती हैं। एक तो इस ग्राफ का ढाल या झुकाव, स्लोप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका ढाल आपको देगा त्वरण। तो वही पहले वाली बात है कि अगर जितना ढाल अधिक होगा, जितना कोण अधिक होगा, उतना ही त्वरण अधिक होगा। दूसरा आपको यहाँ से जानकारी जो मिलती है वो इस ग्राफ के अंडर में एरिया, इस ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल, ठीक। ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल, एरिया अंडर ग्राफ, या ग्राफ और समय एक्स के बीच का क्षेत्रफल आपको क्या देगा, ये आपको देगा दूरी या विस्थापन, ठीक। तो अब देखिए कि वेग समय ग्राफ की एक शेप और भी हो सकती है कि इस तरह से भी हो सकता है कि जब समय 0 हो तो वस्तु का कुछ ना कुछ आरंभिक वेग पहले से ही हो, ठीक। और समय जब हम t लेते हैं तो इसका कुछ अंतिम वेग v हो। तो सेम टू सेम वही जानकारी इससे मिलती है, ग्राफ की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इस शेप का हो चाहे इस शेप का हो। और एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप का भी हो सकता है या इस शेप का भी हो सकता है, ठीक है। इसका आज के लेक्चर में कोई विशेष रोल नहीं है, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। आज हम जो मेन यूज करेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ और एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ, इन दो ग्राफ्स का जो है न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज होता है। ओके, तो आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार पर ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है और 5 सेकंड में रुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि जब समय 0 है तब वेग कितना है, 52 है, ठीक। यानी शुरू में प्रारंभिक वेग इसका कितना है, 52, और फिर 5 सेकंड में ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया जाता है, यानी उसका वेग कितना हो जाता है, 0। तो ये तो है पहली गाड़ी की स्थिति। अब दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रुक जाता है। तो दूसरी गाड़ी के लिए अगर हम डिस्कस करें तो शुरू में चालक इसको चला रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, और फिर जब समय 10 सेकंड हो जाता है तो वेग कितना हो जाता है, गाड़ी रुक गई तो वेग 0 हो गया। तो ये कहता है कि एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित कीजिए। तो देखिए कि अब चाल समय ग्राफ आपने लेना है, तो देखिए कि ये जो दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर आप चाल ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए समय, और एक उचित पैमाना लेते हुए हम इस पर चाल और समय अंकित कर देते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हाईएस्ट 52 है तो
यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक, और इस तरह समय जो है हाईएस्ट कितना 10 सेकंड। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर पूरा 10 सेकंड से जो है थोड़ा सा ये ऊपर रहे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि समय हमने सेकंड में ले लिया और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में ले ली। अब आपने देखना है कि जब t 0 है तो v 52। अब समय जो है वो जब 0 है तो चाल है 52 यहाँ कहीं है, तो एक बिंदु तो ये आ गया। फिर t 5 सेकंड, t पे 5 सेकंड चलो भाई, और v कितना 0, v तो 0 यही हो जाएगा। तो ये दो बिंदु आ गए, इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो। ठीक, स्केल लेकर के इन दोनों बिंदुओं को आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये पहली गाड़ी के लिए जो है ग्राफ आ जाता है। अब दूसरी गाड़ी के लिए देखिए, जब t 0 है यानी t 0 है उस समय वेग कितना 30, उस समय वेग आ गया 30। ठीक, और t जब 10 सेकंड है, t पे 10 सेकंड चलो और वेग 0 यानी वेग में ऊपर तो उठना ही नहीं, 0 यहीं आएगा। तो ये दो बिंदु आ गए। इन दोनों बिंदुओं को अगर आप आपस में मिला देते हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया दूसरी गाड़ी के लिए ग्राफ। अब स्टेटमेंट को आगे और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा कि एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित कीजिए, जो हम कर चुके हैं। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, यानी अब आपको इसकी प्रत्येक कार की दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी के लिए मैंने आपको बताया था कि चाल समय ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है, यानी चाल समय ग्राफ और समय एक्स के बीच में जो एरिया होता है वो आपको दूरी देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली गाड़ी द्वारा तय दूरी, द्वारा तय दूरी, पहली गाड़ी द्वारा तय दूरी ये वाला क्षेत्रफल होगा। ठीक, इस क्षेत्रफल को यहाँ लिखने के लिए मैं नाम दे देता हूँ कि जैसे ये पॉइंट दे दिया O, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। ठीक, इसी तरह से आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी तो अभी नाम दे लेते हैं C और ये D। तो पहली गाड़ी द्वारा तय दूरी जो है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल बनता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या लंब। 1/2 आधार हो गया 5 सेकंड और ऊंचाई होगी इसकी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कि अब ये कैलकुलेशन करने के लिए ये जो इनके मात्रक हैं ये सारे SI सिस्टम में होने चाहिए। ये 5 सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। 52 किलोमीटर के बना दो 1000 से गुणा करके मीटर, और घंटे के बना दो सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा 36.11। ठीक है, इसकी 0 वगैरह कट करके डिवाइड करके इसको आप कर लेना सोल्व, और ये इतने मीटर आएगा। ठीक, कितना आएगा 36.11 मीटर। इसी तरह से दूसरी गाड़ी द्वारा तय दूरी अगर हमें ज्ञात करनी हो तो दूसरी गाड़ी द्वारा तय दूरी, दूसरी गाड़ी द्वारा तय दूरी जो है ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, और इस क्षेत्र को हम कहेंगे OCD का क्षेत्रफल, बराबर त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल।
अब त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल क्या होगा कि 1/2 आधार हो गया इसका OD और ऊंचाई होगी OC। 1/2 OD है 10 सेकंड और OC है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/2 ये 10 सेकंड और 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 30 को 1000 से गुणा किया मीटर में बदल गया और घंटे को 3600 से गुणा किया सेकंड में बदल गया। अब ठीक उसी तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 10 × 30, 12 × 36 और बाकी जो कट सकता है उसको काट देंगे हम। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और फिर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125 बटे 3 मीटर। 125 बटे 3 मीटर को जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 41.66 मीटर। तो इस तरह से आप इन दोनों गाड़ियों के लिए जो है ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो और इस ग्राफ की हेल्प से जो इनके द्वारा तय दूरी भी ज्ञात कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चित्र में 3 वस्तुओं A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दूरी समय ग्राफ दे रखा है और 3 वस्तुओं का ग्राफ जो है दूरी समय ग्राफ एक ही चित्र में ड्रा कर रखा है। यहाँ पर ये जो ब्लू ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये वस्तु A के लिए है और ये जो दूसरा ग्राफ B के लिए है और जो रेड कलर का जो ग्राफ है ये वस्तु C के लिए है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, यानी चाल सबसे अधिक किसकी है। तो यहाँ पर देखिए कि जिस ग्राफ का स्लोप, जिस ग्राफ का झुकाव सबसे अधिक होगा, झुकाव देखने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर समय x के साथ आप इस तरह से कोण बना लीजिए इनका। ठीक, तो इन तीनों कोणों में से कोण बताइए कौन सा सबसे बड़ा नजर आ रहा है आपको। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये वाला कोण सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये इस ग्राफ का जो झुकाव है ये सबसे अधिक है और ये ग्राफ के कौन सी बॉडी का है, बॉडी B का है, वस्तु B का है। तो वस्तु B जो है वो सबसे तीव्र गति से गतिमान है, B की चाल सबसे अधिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वस्तु B के लिए दूरी समय ग्राफ की ढाल सबसे अधिक है इसलिए B की चाल सबसे अधिक है। क्योंकि वस्तु B के लिए दूरी समय ग्राफ की ढाल सबसे अधिक है इसलिए वस्तु B सबसे तीव्र गति से गतिमान है, सबसे तीव्र गति से गतिमान है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। अगर सड़क पर अगर 3 वस्तुओं का एक साथ हमने ग्राफ ड्रा किया है और हमें ये देखना है क्या ये किसी एक स्थान पर मिलते हैं, एक स्थान पर मिलते हैं तो तीनों ग्राफ इस तरह से एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए B और C तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं और A और C यहाँ कर रहे हैं, तीनों एक साथ तो नहीं कर रहे। अगर एक साथ प्रतिच्छेद नहीं कर रहे तो ये सड़क के किसी भी बिंदु पर एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि तीनों ग्राफ एक साथ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर नहीं होंगे, सड़क के एक बिंदु पर
नहीं होंगे। ठीक। अगले क्वेश्चन में पूछता है कि जिस समय बी ए से गुजरती है, कि बी ए से गुजरती है, यानी बी का ग्राफ ये है और ए का ग्राफ ये है, यहाँ बी ए से गुजरती है, तो ये वाला समय हो गया ये वाला। ठीक, ये लो जी। उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इस पार्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा ग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जिस समय बी ए से गुजरती है, यानी पहले तो बी ए से गुजरती है वो समय देखिए, ये बी का ग्राफ है और ये ए का ग्राफ है। बी ए से जो गुजरती है वो समय ये वाला समय है। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा एक्यूरेसी के लिए स्केल से मिला दूं। ये बी ए से गुजरती है, उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है। अब सी के लिए देखो, यानी ये वाला समय है, यहाँ पर सी की दूरी देखनी है, तो इस समय से हम सी की ग्राफ तक चलेंगे और फिर दूरी अक्ष की तरफ चलेंगे। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप ड्रा करोगे तो देखिए एग्जैक्टली 8 पर मिलता है, तो ये 8 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर लेगी। तो सी का जो आंसर आएगा वो है 8 किलोमीटर। ओके, अब डी पार्ट आपको क्या कहता है? अब अगले पार्ट में पूछा है कि जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है। कि यह का मतलब बी, जिस समय बी सी से गुजरती है, बी देखो बी का तो ये हो गया और सी का ये लाल वाला हो गया, तो बी सी से यहाँ कहीं गुजरती है। ठीक, और उस समय आपने देखना कि बी कितनी दूरी तय कर लेती है। तो पहले तो ये समय देखते हैं कि कहाँ से गए, तो समय तो हो गया ये वाला। इस समय पर आपने बी की दूरी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से बी के ग्राफ तक चलेंगे, फिर दूरी अक्ष तक चलेंगे, दूरी का पता लग जाएगा। ठीक, तो ये वाली जो दूरी है वो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये लगभग देखिए कि 6 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगी। तो देखिए इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ कहीं है, तो इसको देखेंगे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये आप थोड़ा एरर ठीक कर लेना इसका। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 किलोमीटर लगभग आएगा। ठीक, लगभग लगा देना, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है वो थोड़ा सा मोटा है, और अगर बिल्कुल बारीक ग्राफ होगा तो फिर एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। ठीक है, फिर शुद्धता परिणाम में ज़्यादा आती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी? तो पहले तो क्वेश्चन को जो है चित्र के माध्यम से समझिए कि ये कोई एक गेंद है, ये धरती से कितनी ऊंचाई पर है? 20 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और कहता है कि इसमें कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, दे रखना उसका वेग इतने मीटर प्रति सेकंड करके एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। तो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको त्वरण दे रखा है, और वैसे भी जो चीज दे रखी है उसकी मात्रक से भी पता लग जाता है वे क्या है। तो यहाँ पर जो त्वरण है इसका वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो कहता है कि किस वेग से धरातल से टकराएगी, यानी इसका फाइनल वेग आपको बताना है। ठीक, आरंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अंतिम वेग आपने बताना है, ये आपको दे रखा है, और इसने कुल दूरी कितनी तय कर दी? 20 मीटर। ठीक,
आरंभिक वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है, तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे? सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s लगाएंगे। तो v आपको ज्ञात करना, तो v को यूं क्यों रख दो, u आपके पास 0 है, 0 का स्क्वायर। तो u 0 के लिए पता है ना कि ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो शुरू में आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो शुरू में तो 0 ही है ना इसकी वेलोसिटी। तो 2a आपको दे रखा है 10 और s दे रखा है आपको 20। ठीक, तो v स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इज इक्वल टू 20 दूनी 40, 40 गुना 10 400। ठीक, और 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 20। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो v बराबर जो है 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। तो यहाँ पर पहुंचने पर उसका टाइम कितना होगा? तो टाइम के लिए जो है आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। v आपको पता लगेगा कितना, 20, u 0 है, प्लस a कितना है, a 10 और t आपको ज्ञात करना है। तो 20 बराबर 10t, तो t बराबर 20/10, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेकंड आंसर आ गया। बस बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लिखने का तरीका होता है कि जैसे फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर या तो या लिख दो या फिर इस तरह से इम्प्लाइज का निशान लगा दो। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। कि देखिए एक कार का चाल समय ग्राफ यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए इस पे कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है? तो पहले इस ग्राफ को हम नाम दे लेते हैं कि जैसे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट को मैं O कह देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा कलर और लेता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगा। ये O कह दिया, जहाँ पर 4 है इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, और 4 की सीध में जो ग्राफ है इसको मैं B पॉइंट कह देता हूँ। 6 की सीध में जो है उसको C कह देता हूँ, लास्ट को मैं D कह देता हूँ। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी तरफ से कोई भी नाम इनको दे सकते हैं। तो कहता है पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय कितनी दूरी तय करती है। तो पहले 4 सेकंड में कार जो दूरी तय करेगी वो 4 सेकंड तक ग्राफ ये है। इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा, ये जो क्षेत्र आएगा, ये हमें क्या बताएगा? कार द्वारा तय दूरी। और ये क्षेत्र अगर आप देखोगे तो लगभग एक समकोण त्रिभुज के बराबर है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि पहले फर्स्ट का आंसर मैं यही लिख देता हूं कि पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी कितनी होगी? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। और ये समकोण त्रिभुज होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो 1/2 आधार हो गया कितना? 4, और लंब हो गया कितना? 6 के बराबर हो गया। 2 3 6 और 4 3 12। और ये मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में, तो दूरी किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। और इसके आगे लिख देते हैं लगभग। लगभग क्यों लिख देते हैं? क्योंकि जैसे हम यहाँ पर त्रिभुज बनाए ना, तो ये लगभग एक त्रिभुज बनती है। तो अब ये कहता है कि इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र से दर्शाइए। अब 4 सेकंड में जो कार चलती है उसका हमें क्या करना? वो भाग छायांकित करना है। आपको ये पता है कि चाल समय ग्राफ के अंदर में जो एरिया होता है वो किसको दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। तो 4 सेकंड के लिए दर्शाना है तो हमें
4 सेकंड तक का जो एरिया है वो छायांकित कर दिया। ठीक, तो इसको लिख देंगे हम कि 4 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी को दर्शाने वाला क्षेत्र। ठीक, अब कहता है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। एक समान गति मतलब उसके बाद स्पीड गति चेंज ना हो, चाल चेंज ना हो। तो यहाँ पर देखिए कि 6 सेकंड बाद में आप देख रहे हो कि चाल जो है वो एक समान रहती है। ठीक, यानी 6 सेकंड पर चाल जो है 6 मीटर प्रति सेकंड से थोड़ा सा ऊपर फिक्स हो जाती है, देखिए। ठीक, तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि 6 सेकंड पश्चात कार की चाल एक समान चाल हो जाती है। और ग्राफ का भाग पूछा गया तो इसे ग्राफ के सीडी भाग से दर्शाया गया है। इसे ग्राफ पर सीडी द्वारा दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। और जो क्वेश्चन आपने पूछना है या अपना कोई सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।